नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मेरी नियमित क्लास के रूप में चौथी क्लास है। कल तक हमने गार्शद तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन और तीन भाई मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र और उनके ग्रंथों के बारे में बात की। आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो हमारा पांचवा इतिहासकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का नाम आते ही उनकी मूछें याद आती है, ऐसा केदारनाथ सिंह ने कहा था। और हमारे गुरु थे गुरु है अभी नंद किशोर यादव सर। वो हमें अक्सर शुक्ल जी की मूँछों से डराते थे। ठीक है, तो अक्सर ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, वैसे इसे पढ़ना भी चाहिए। तो इस ग्रंथ के बारे में आज बात करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने किन परिस्थितियों में एक ऐसा इतना शानदार ग्रंथ लिखा जो आज भी उतना ही ज़रूरी है। आज भी कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, चाहे कोई भी नोट्स भी बनाए जाते हैं, यहाँ तक कोई अच्छा शिक्षक पढ़ाता भी है तो भी उस पुस्तक का सहारा जरूर लेता है। तो आइए अपन बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की, जो मैंने आपको एक बार बताई भी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये कुछ ऐसे है, हमारे रामचंद्र शुक्ल ये कुछ ऐसे हैं और यह उनका ग्रंथ है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखना है, ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। लेकिन यह शुक्ल ने कैसे लिखा? हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ था। हिंदी शब्द सागर, शब्दकोश जैसा। तो हिंदी शब्द सागर जब शुक्ल लिख रहे थे तो उसकी एक भूमिका लिखनी थी। क्या लिखनी थी? भूमिका। तो उस भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से, याद रखना, हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह ग्रंथ लिखा आचार्य शुक्ल ने। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह ग्रंथ लिखा। और बाद में 1929 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से एक अलग पुस्तक प्रकाशित हुई, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने पहली बार विधेयवादी पद्धति या विधेयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। बहुत सारे पहले जो भी कवि लेखक नहीं इतिहासकार हुए, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद में कुछ इतिहासकारों ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। लेकिन शुक्ल ने सभी को समायोजित करते हुए विधेयवादी पद्धति का दृष्टिकोण का परिचय दिया और इस पद्धति से इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। आचार्य शुक्ल ने इसमें लगभग 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया। याद रखें, आचार्य शुक्ल ने इसमें 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया है। 1000 कवि लेखक को शामिल किया गया। और बाकी के इतिहासकारों ने केवल कवियों के उनके जीवन वृत्त का इतिवृत्त करके इतिश्री कर लिया। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जीवन चरित्र को प्रमुखता नहीं देकर उन्होंने कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। ध्यान रखना, यह बात बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। और आचार्य शुक्ल ने जो है 900 वर्षों के टोटल कालखंड को लिया है। तो उस 900 वर्षों के कालखंड को, हिंदी साहित्य के जो 900 वर्षों का कालखंड है अपभ्रंश से लेकर आधुनिक काल तक, तो 900 वर्षों के कालखंड को 4 कालों में विभाजित किया, 4 कालखंडों में विभाजित किया आचार्य शुक्ल ने। और आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम जो है साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। ध्यान रखना, आलोचना से पृथक किया। आलोचना से पृथक करके उन्हें विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल का मानना था कि साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक मानना चाहिए। साहित्य इतिहास अलग है और किसी की
अलग होती है। हालांकि शुक्ल जी कहीं कहीं आलोचना कर बैठते हैं, ऐसा पढ़ने पर ज्ञात होता है, साहित्य इतिहास पढ़ने पर। लेकिन पहली बार इसने आचार्य शुक्ल ने पहली बार सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करते हुए विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। फिर आचार्य शुक्ल ने जो है युगीन परिस्थितियों, उस युग की जो परिस्थितियाँ थी, अपभ्रंशकालीन हिंदी, उसके बाद की हिंदी, आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली का उद्भव, गद्य का उद्भव, इन्हें इस समय जो भी युग था उस युगीन परिस्थितियों के संदर्भ को ध्यान रखते हुए उसके विकास क्रम की व्याख्या की। क्या भाई कौन सी भाषा कहाँ से लेकर कहाँ तक विकास हुई, कब गद्य का विकास हुआ, कब खड़ी बोली पद्य के रूप में प्रमुख भाषा के रूप बनी। ऐसा शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में ध्यान रखते हुए विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। फिर एक महत्वपूर्ण लाभ ने कवियों लेखकों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। ध्यान रखना, उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी आचार्य शुक्ल ने। पहले से अपने जो भी कहा, अपने घास तासी पढ़ा, जॉर्ज ग्रियर्सन पढ़ा, शिव सिंह सेंगर पढ़ा, मिश्र बंधु पढ़े। उन्होंने लगभग क्या किया है, कवियों का जीवन चरित्र का है, कवियों का जीवन चरित्र लिखा है, उनके साहित्यिक मूल्यांकन को कोई प्रमुखता नहीं दी है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने उनके जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त को छोड़कर लिखा तो है, लेकिन इतना कम प्रमुखता दी है, और उनकी रचनाओं, कवियों लेखकों की जो रचनाएं हैं और उनके साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है, उनके साहित्य का मूल्यांकन किया। फिर आचार्य शुक्ल ने एक काम किया है कि जो अपभ्रंश साहित्य था, जो भी अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसको हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। जब आप आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ खोलकर देखते हैं तो उसकी अनुक्रमिका देखिए, उसमें आपको अपभ्रंश साहित्य नाम है जो आदिकाल से पहले मिलेगा। ठीक है, आदिकाल से पहले एक टॉपिक है अपभ्रंश साहित्य के रूप में। तो उन्होंने उस टॉपिक का नाम रखा है, जो उन्होंने जो प्रकरण विभाजित किया उस प्रकरण का उन्होंने नाम रखा है पूर्व पीठिका। क्या नाम रखा है? पूर्व पीठिका नाम रखा है उन्होंने, और उसको हिंदी साहित्य से थोड़ा अलग करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है, यानी आदिकाल से पहले की पीठिका है, या हिंदी साहित्य से पहले की जो भी हिंदी जिसको अपभ्रंश मान सकते हैं उस कालखंड को अलग किया है। तो ये था आचार्य शुक्ल। अब आचार्य शुक्ल ने कुछ और बातें कही है जो अपन अभी नोट करते हैं। याद रखना है, आचार्य शुक्ल साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा, और लिखा तब उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, उसकी भूमिका में यह नाम रखा। और पृथक रूप से 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। मूलतः जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, उसके बाद में कई प्रकाशनों से निकला है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा। 900 वर्षों के कालखंड को 4 सुस्पष्ट भागों में विभाजित किया। अब बात आती है कि आचार्य शुक्ल ने एक और काम किया था कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। ध्यान रखना, भक्ति काल को 4 भागों में बांटते हुए इसे भक्ति काल को शुद्ध दार्शनिक, व धार्मिक आधार प्रदान किया। भक्ति काल को 4 भागों में बांटते हुए इसे शुद्ध दार्शनिक व धार्मिक आधार प्रदान किया आचार्य शुक्ल ने। ध्यान रखना, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है। और इन्होंने मुख्य 2 भाग की भक्ति काल, माना ये भक्ति काल है, इसका एक काल एक धारा का नाम रखा निर्गुण काव्य धारा,
और दूसरी का रखा है सगुण काव्यधारा। निर्गुण सगुण पर हम बात करेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे तो, ठीक है। निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। अब निर्गुण काव्यधारा को उन्होंने दो भागों में बांटा। एक नाम था संत काव्यधारा और दूसरी सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा में कबीर आदि कवि थे और सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा याद रही, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर इन्होंने इन धाराओं के प्रमुख कवि या प्रवर्तक भी बताए। तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कबीर है, ठीक है। और सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और राम भक्ति के आपको पता ही है, लोक नायक तुलसीदास। याद रहे, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? जॉर्ज कृष्ण, हमने पहले पढ़ा था। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, मैया मई तो ले चांद खिलौना। तो इस प्रकार इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा और इसे शुद्ध दार्शनिक व धार्मिक आधार प्रदान किया। फिर इसे 2 भागों में, मतलब भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। सगुण को 2 राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा और निर्गुण को 2 संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। और इन अन्य नाम भी है। संत, इन्होंने जो नाम दिया था, जो शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो नाम दे रखा है वो है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। संत काव्यधारा का नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्यधारा का उन्होंने नाम रखा प्रेमाश्रयी शाखा। तो आपसे पूछे तो आपको ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कहीं भी संत काव्यधारा सूफी काव्यधारा नाम नहीं दिया है। जो विभाजन किया है वो ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, निर्गुण काव्यधारा का उन्होंने विभाजन किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि शुक्ल ने अपने पहले लिखे इतिहास ग्रंथ, मतलब शुक्ल से जो पहले इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उन इतिहास ग्रंथों को शुक्ल ने क्या कहा, ठीक है। शुक्ल ने अपने से पहले लिखे इतिहास ग्रंथों को क्या कहा था। अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह कहा था। शुक्ल ने अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को क्या कहा था भाई? कविवृत्त संग्रह कहा था। ध्यान रखना, कविवृत्त संग्रह पूछा जाता है। शुक्ल का माना है इन्होंने तो कवियों के वृत्त किया, इतिवृत्त, मतलब उनके जीवन परिचय के बारे में वर्णन किया, जो भी पहले साहित्यकार थे। तो शुक्ल ने अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त नाम दिया। ऐसा शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में मतलब लिखा है। तो किसको क्या नाम दिया? शिव सिंह सरोज के ग्रंथ को क्या नाम दिया वो पढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज को क्या नाम दिया? शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ, शिव सिंह सरोज को क्या नाम दिया? और ग्रीसन के ग्रंथ मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद को क्या नाम था? अलग अलग नाम दिया इन्होंने, अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। तो शुक्ल ने अपने पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को तो कविवृत्त संग्रह कहा है, ठीक है। और 3 भागों में उन्होंने इन ग्रंथों को बांटा है। तो शिव सिंह सरोज को इन्होंने कहा है
कविवृत्त संग्रह। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को इन्होंने कविवृत्त संग्रह नाम दिया। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने कहा है बड़ा कविवृत्त संग्रह। बड़ा कविवृत्त संग्रह। सुमेलित कीजिए में यह प्रश्न आ सकता है कि शुक्ल ने किसको क्या कहा, बड़ा कविवृत्त संग्रह। और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने कहा है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। कुछ किताबों में प्रकांड कविवृत्त संग्रह भी नाम दिया गया है। प्रकांड कविवृत्त संग्रह भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। शुक्ल ने अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह का, और शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह, और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह नाम दिया। तो हम आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है, उन्होंने अपने ग्रंथ में कुछ बातें लिखी है, कुछ कथन लिखे हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो उन बातों को महत्वपूर्ण बातों को हमने यहाँ नोट किया है, केवल इतिहास ग्रंथ के परिचय के रूप में कि आखिर शुक्ल ने क्या कहा। यह जो भी मैंने कथन लिखे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आरपीसी इनको पूछ चुकी है, आरपीएससी, ठीक है, कॉलेज लेक्चर जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, और डीएसएसबी में भी आ चुका है यह प्रश्न, ठीक है। और नेट जेआरएफ में तो कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। और अब ये कथन इतने फेमस हो चुके हैं कि नेट जेआरएफ में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो अब आने वाले दिनों में आरपीएससी अपने स्कूल वाक्यता के पेपर में जरूर पूछेगी। तो कथन है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ ये लाइन, यहाँ ये शब्द छूट गया है, ठीक है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की, किसकी, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। मतलब वहाँ जनता की क्या सोचती है, वहाँ की जनता क्या सोचती है, उसका प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो यह शुक्ल ने कितनी स्पष्ट बात कही है कि जबकि ऐसा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जो जनता है उसकी चित्तवृत्ति के संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बस वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर ही वह साहित्य होता है। तब यह शुक्ल ने कहा है कि तब यह निश्चित है कि जब जनता की चित्तवृत्ति का परिवर्तन होगा तब साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा, ऐसा शुक्ल कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा साहित्य की परिभाषा में बताया। अब आचार्य शुक्ल ने साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताई है कि आदि से अंत तक, आदि यानी प्रारंभ, ठीक है। तो आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों मतलब चाहे कितना भी पहले लिखा गया तो, और चाहे कितना भी बाद में लिखा जाए, ठीक है। तो वहाँ की जनता है उसकी चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए, मतलब वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति को परखना है, जांचना है, और उसके साथ साथ मतलब जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ उसकी परंपरा के साथ साथ साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना। जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य की परंपरा, इन दोनों के साथ सामंजस्य बिठाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है, ये शुक्ल ने कहा है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है नेट जैसे एग्जाम। अब आगे शुक्ल कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ, जनता की चित्तवृत्ति किस पर निर्भर होती है, यह शुक्ल ने बताने का प्रयास किया है। तो जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आप जानते ही हैं, वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति कितनी सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर है, ठीक है। तो यहाँ शुक्ल झूठ नहीं कहते, शुक्ल खुद धार्मिक परिस्थिति से मतलब प्रभावित है, ठीक है। तो जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ
राजनीतिक से प्रभावित होती है, सामाजिक से प्रभावित होती है, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, जनता की चित्तवृत्ति, जनता के सोचने समझने की क्षमता इन 4 पॉइंट्स के आधार पर होती है, ऐसा शुक्ल ने कहा है। यह भी कथन कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और फिर शुक्ल ने कहा है, हमने कहा कि शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया, अलग किया पहली बार। ठीक है, तो यहाँ शुक्ल कहते हैं कि इतिहास की पुस्तक में, शुक्ल खुद ने इतिहास की पुस्तक लिखी है, साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी है, तो इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ऐसा शुक्ल कहते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये 4-5 जो भी 4 या 5 कथन हैं लिख लें। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है और उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में 4 पुस्तकों के नाम बताए हैं, 4 ग्रंथों के नाम बताए हैं जिन्होंने इतिहास लिखते समय, ये साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखते समय ध्यान में रखा। जो हिंदी साहित्य की हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने लिखी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से उस पुस्तक में उन्होंने कुछ ग्रंथों का प्रयोग किया है। उन ग्रंथों का उन्होंने नाम बताया अपने ग्रंथ की भूमिका में और फिर नीचे खुद के साइन कर रखे हैं। तो साहित्य इतिहास, शुक्ल के साहित्य इतिहास के कहता है कि शुक्ल के साहित्य इतिहास शुक्ल के साहित्य इतिहास के आधार ग्रंथ, शुक्ल के साहित्य इतिहास के आधार ग्रंथ। एक तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी उसमें मिश्र बंधु विनोद का उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय इसी पुस्तक से लिए हैं। इसी पुस्तक से उनका तात्पर्य मिश्र बंधु विनोद से था। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद तो है ही, उसके अलावा जो उनकी पुस्तकें हैं वो है श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक है, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला। फिर राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी कविता कौमुदी। तीसरी पुस्तक उन्होंने नाम लिखा है अपने ब्रज माधुरीसार, जो वियोगी हरि की है, वियोगी हरि। ठीक है, इनको हरिहर द्विवेदी भी कहते हैं, हरिहर द्विवेदी भी कहते हैं। तो हरिहर द्विवेदी की पुस्तक ब्रज माधुरी सार, हरिहर द्विवेदी की पुस्तक ब्रज माधुरी सार। और एक पुस्तक का उन्होंने खुद जिक्र किया है कि मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए गए हैं। तो इन तीनों भाइयों की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद पुस्तक का नाम है, उस ग्रंथ का नाम। तो ध्यान रखना है, शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि मैंने साहित्य इतिहास को समझने के लिए, कुछ तथ्य जानने के लिए मैंने कुछ ग्रंथों को उल्टा पलटा। ठीक है, कुछ ग्रंथों को उल्टा पलटा। उन्होंने कहा है कि हिंदी पुस्तकों की कुछ रिपोर्ट्स को मैंने खंगाला। तो उनमें श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है, और वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार है, और मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद है। ये 4 ग्रंथ उन्होंने बताए। तो आचार्य शुक्ल अपने पूर्ण हुए। और आचार्य शुक्ल के बाद एक और इतिहासकार के बारे में लिख लेते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इन्हीं शुक्ल की परंपरा के साहित्यकार है और उन्होंने शुक्ल की परंपरा को मान्यता दी है। तो छठा है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। रामकुमार वर्मा, याद रही तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। 1938 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। रामकुमार वर्मा जो है वो शुक्ल की परंपरा के ही साहित्य इतिहासकार है। उन्होंने शुक्ल की परंपराओं को मान्यता दी है। तो रामकुमार वर्मा जो है उनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन 1938, प्रकाशन 1938 ईस्वी। ध्यान रखना है आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है 1938 में। डॉक्टर वर्मा की खासियत यह है कि उन्होंने भक्ति काल तक ही लिखा है, ठीक है, संधि काल से लेकर भक्ति काल तक ही लिखा है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना और डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी ये सबसे बड़ी भूल बताया। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि इन्होंने ये सबसे बड़ी भूल की है। तो डॉक्टर वर्मा ने इतिहास ग्रंथ को, इसकी विशेषता है, डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से भक्ति काल, संधि काल से भक्ति काल तक की अवधि को लिया, तक की अवधि को ही लिया, मतलब उसके आगे इन्होंने लिखा ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने एक अपने पढ़ाई था, इन्होंने आदिकाल को संधि चारण काल का, आदिकाल को क्या कहा था, संधि चारण काल, आदिकाल को संधि चारण काल का मतलब शुक्ल के वीर गाथा काल के से पहले का काल है उसको संधि काल का, और शुक्ल के वीर गाथा काल को इन्होंने चारण काल का, क्योंकि वीर गाथा में अधिकतर जो भी वीरों की कथाएं हैं, गाथाएं वो चारणों में लिखी थी, इसलिए चारण काल का। शुक्ल के वीर गाथा काल को चारण काल का, चारणों का प्रभुत्व था लिखने में, वीर गाथा लिखने में, तो इन्होंने इसे चारण काल कहा था। और आदिकाल को संधि चारण काल का है, ठीक है। और आदिकाल से पहले मतलब कहें तो चारण काल से पहले या वीर गाथा काल से पहले, जो शुक्ल ने जिसका नाम वीर गाथा काल दिया उसके पहले को काल को संधि काल, और शुक्ल के वीर गाथा काल को इन्होंने चारण काल नाम दिया है, ठीक है। और बात है कि इन्होंने इतिहास ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। कालखंड 3 ही है लेकिन 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। इन्होंने जो प्रकरण होता है ना, वो 7 प्रकरणों में इन्होंने विभाजित किया, प्रकरण टॉपिक। उसके बाद में है कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण किया, वो हमने मान लिया, शुक्ल का अनुसरण किया। एक और बात, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, जो असल में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि असल में अपभ्रंश के प्रथम कवि है, उसको स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। और उन्होंने कहा कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि है, स्वयंभू हिंदी के पहले कवि है।
स्वयंभू को हिंदी के पहले कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ, मतलब अपभ्रंश को भी हिंदी में मान लिया इन्होंने। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से किया। तो ये बात थी, आज इतना ही पढ़ेंगे। और आपको याद रखना है रामकुमार वर्मा ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन 1938। बाकी ये विशेषताएं हैं याद रखनी है। और आचार्य शुक्ल ने जो है, आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने आज पढ़ा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा जनवरी 29 में, ऐसा शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं। और आपको उसका हिंदी साहित्य के इतिहास का भी प्रकाशन वर्ष 1929 ही लिखना है। और उसके बाद यदि टफ क्वेश्चन बनता है तो बनता है कि आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है या सही है। तो नीचे 4 ऑप्शन देंगे, उसी में से जो मैंने लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें से एक गलत हो सकता है, या इनमें से कौन सा सही है तो 1 2 3 दे के नीचे ऑप्शन में 1 2 3 सही, 1 2 3, 1 2 गलत, ऐसे दे सके आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहें।